ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड है। तो हमारे जो सब्सटेंसेज हैं, सब्सटेंसेज में 3 कैटेगरी है हमारे पास, कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं और हमारे डाइइलेक्ट्रिक्स हैं। तो इन सब पे इनका जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो अलग अलग होता है। और वो क्या होता है, तो पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले आप रिजल्ट क्लियर रखिए। रिजल्ट ये क्लियर रखिए कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक्स, इन दोनों के टेम्परेचर इंक्रीज होने से इनके रेजिस्टेंस डिक्रीज होते हैं। तो ये तो रिजल्ट की बात हो गई, इस रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है। अब ये कैसे है, कैसे अफेक्टेड होता है, ये सारी बातों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि कंडक्टर पे इफेक्ट क्या होता है। कंडक्टर के लिए बात करते हैं तो देखिए ये फार्मूला आप लोग स्टडी किए हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। मैंने उसी समय बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इसमें रो की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो रो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। तो रो की वैल्यू होती है ME अपान NE स्क्वायर इंटू टाउ M L बाई ए। ये रो की वैल्यू हमने यहाँ पर इसमें पुट कर दिया। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है M, और स्मॉल m नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ m जो है हमारा मीन रिलैक्सेशन टाइम है। तो देखिए एक्चुअल में जो, अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं और टेम्परेचर का इफेक्ट, उसका फिजिकल इफेक्ट हम इग्नोर कर रहे हैं, कहने का मतलब कि एक्सपेंशन वगैरह को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो L और A को हम जो है कांस्टेंट सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ME है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसका कोई रोल नहीं है। टेम्परेचर के चेंज होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो भी इफेक्ट है वो हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है और मीन रिलैक्सेशन टाइम के लिए है। तो जो इफेक्ट है इन्हीं पर होना है। तो देखिए कंडक्टर जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में होता है। तो अगर उसका टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हम कर रहे हैं, तो देखिए किसी भी बॉडी को अगर थर्मल एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो थर्मल एनर्जी जब आप देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, आयंस या हमारे उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सब जो उसके पार्ट्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये भी हमारे इंक्रीज होते हैं। लेकिन ये कंडक्टर के केस में ये मतलब कह सकते हो, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब ये बहुत एप्रिसिएबल नहीं है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये कंडक्टर के केस में ऑलरेडी पहले से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस चेंज को हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो ऐसा क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे फिक्स आयन और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, इंक्रीज होगी, तो उसके एम्पलीट्यूड, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होगा। तो जो हमारा कह लीजिए कि सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, एवरेज सेपरेशन जो है, एवरेज सेपरेशन हमारा जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो मीन फ्री पाथ है वो हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए पहले से शॉर्ट हो जाएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम के लिए अगर हम बात करें, मीन रिलैक्सेशन टाइम को अगर हम निकालना चाहते हैं, ये टाउ m, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हमारा होगा लेमडा अपान VRMS। ध्यान दीजिए, लेमडा ये हमारा फ्री पाथ है, ठीक है। तो फ्री पाथ और VRMS ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन की RMS स्पीड है। अब देखिए जरा यहां पर ये जो RMS स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो RMS स्पीड किस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है वो उसके केल्विन टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कैपिटल T। केल्विन टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आरएमएस स्पीड हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आरएमएस स्पीड इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेमडा भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, और लेमडा डिक्रीज हो रहा है तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है, मीन रिलैक्सेशन टाइम है, ये हमारा डिक्रीज होगा, और जब ये डिक्रीज होगा तो हमारा आर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आप उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं, ये भी हमारा इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमारे कंडक्टर के लिए ऐसा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये भी हमारी इंक्रीज होगी। तो ये बात एकदम क्लियर है। अब जरा देखिए टेम्परेचर से इसका क्या रिलेशनशिप है, तो इसके लिए ये हम फार्मूला यूज करते हैं, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। RT रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर एट टेम्परेचर T, और R0 जो है ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और T टेम्परेचर इन सेल्सियस है, और जो ये अल्फा है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये अल्फा जो है हमारा ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये फार्मूला यूज होता है। तो देखिए बहुत हाई टेम्परेचर अगर नहीं इंक्रीज हो रहा है, ये टेम्परेचर में चेंज अगर बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फार्मूला यूज होता है। अगर वैसे तो मेन फार्मूला ये हमारा होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। तो अब ये जो है ये डिफरेंट, और इसकी वैल्यू जो है अल्फा और बीटा की डिफरेंट सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो यहां पर अगर टेम्परेचर में चेंज बहुत ज्यादा नहीं है तो इस केस में इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा रिजल्ट होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो आपके लेवल पे बस इस फार्मूले को ही यूज हमें करना है, बस ये फार्मूला आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये होता है। अब इसमें ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा, इस टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए जरा यहां पर RT बाई R0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। सो अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू RT बाई R0 माइनस 1। दिस विल बी RT माइनस R0 अपॉन R0। सो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। तो यहां पर RT माइनस R0 ये चेंज इन रेजिस्टेंस, R0 इनिशियल रेजिस्टेंस और T चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फा क्या है, इस ये जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर क्या है, किसी भी कंडक्टर के लिए जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट हम डिफाइन करते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। ध्यान दीजिए, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इट मींस 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, वो फ्रैक्शनल चेंज हो गया। तो फ्रैक्शनल चेंज रेजिस्टेंस का क्या है, वही हमारी उस कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू है। तो अल्फा की वैल्यू डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो ये इसकी यूनिट जो है पर डिग्री सेल्सियस, जो है पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होती है। तो अब जो है यहां पर अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए अगर हमारे रेजिस्टेंस पता है तो उससे हम अल्फा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब उस पर हम जरा फोकस करने जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आप समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं, मान लीजिए कि दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 हैं और इन दो टेम्परेचर पे कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस हमारा R1 और R2 है। तो ये हमारा R1 इज इक्वल टू होगा R0 1 प्लस अल्फा इंटू T1 और R2 हमारा हो जाएगा R0
1 प्लस अल्फा इंटू T2। किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब यहां पर ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है, तो बाई सेकंड अपॉन फर्स्ट, ठीक है। हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये देखिए R2 बाई R1 इज इक्वल टू R0 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1, ये वैल्यू होगी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो R2 1 प्लस अल्फा T1 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2, ये होगा R2 प्लस R2 अल्फा T1 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा T2। अब देखिए ये एक साथ हम लेते हैं, तो अल्फा कॉमन हो जाएगा, R2 T1 माइनस R1 T2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये होगा। या यहां पर जो है इसको आप देखिए ऐसा करते हैं, अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो R2 ग्रेटर देन R1 होगा, ये क्लियर है। तो अगर आप चाहो तो इसके जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, R1 T2 माइनस R2 T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। सो अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। तो अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस हमको पता है, तो अब इससे हम अल्फा की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पर एक्चुअल में जो अल्फा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, इसकी भी वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के लिए डिफरेंट होती है। ये भी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो एक एवरेज वैल्यू जो होती है फॉर अ गिवन टेम्परेचर रेंज, अगर इसको निकाला जाए तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर टेम्परेचर रेंज T1 टू T2, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फा एवरेज इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। इस फार्मूले को यूज करके हम लोग जो है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में मैं आपको बात बताऊं कि अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर उनके रेजिस्टेंस पता है, तो ये इस तरह से अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही हमको समझ लेना है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए बात एकदम क्लियर हो गई। अब जो हमारा इंसुलेटर है या हमारे जो डाई इलेक्ट्रिक हैं, इन दोनों पे बिहेवियर टेम्परेचर का अप्रोक्स सेम होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा ये बेसिक जो रिजल्ट था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, अब रो की वैल्यू एम ई अपान एंड ए स्क्वायर टाउ एम इंटू एल बाई ए। तो यहां पर जो ये रिजल्ट R की जो रो की वैल्यू है, ठीक है, तो रो की वैल्यू में एक्चुअल में जो हमारे डाई इलेक्ट्रिक्स हैं, आई मीन इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा जो है एक आइडियल, अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो आइडियल इंसुलेटर में हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, या हमारे जो है कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स हैं तो उसमें सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनके जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो n की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारा जो होता है ये मेजरेबल होता है। इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक में स्मॉल n जो है वो मेजरेबल होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है तो हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। तो कुल मिलाकर के इंसुलेटर की बात करें या डाई इलेक्ट्रिक की बात करें, इन दोनों का अगर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी हमारी डिक्रीज होती है, रेजिस्टेंस भी हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, जो अल्फा है
ध्यान दीजिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हमारा होता है वो हमारे कंडक्टर के लिए जैसे पॉजिटिव है। पॉजिटिव से मतलब यह है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और यही चीज जो है डाई इलेक्ट्रिक या सेमीकंडक्टर के लिए अगर बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक और सेमीकंडक्टर के लिए इस अल्फा की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ये मतलब है निगेटिव होने का। एलॉयज की अगर बात अगर हम करते हैं एलॉयज की, तो एलॉयज में ऐसा है कि जो हमारे अल्फा की जो वैल्यू होती है एलॉयज के लिए, तो एलॉयज के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। और ये एक बहुत ही बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम एलॉयज के जो है स्टैंडर्ड जो हमारे रजिस्टर्स हैं वो एलॉयज के ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो एलॉयज के लिए अल्फा की वैल्यू काफी कम होने से होता क्या है कि टेम्परेचर का इफेक्ट उसके रेजिस्टेंस पर कह लीजिए कि वो ना के बराबर होता है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो एलॉयज जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, ठीक है, इस तरह के जितने भी एलॉयज हैं इससे हमारे जो हैं जो स्टैंडर्ड हमारे जो रजिस्टर्स हैं इसीलिए उसी से बनाए जाते हैं। तो ये सारी बातें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में थी और इसको बढ़िया से समझ लेना है। थैंक यू।